आज ही फ्यूचर डॉक्टर्स ग्रुप पे आज आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया इंटरव्यू लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। एक ऐसे बच्चे का इंटरव्यू लेकर के आ रहा हूँ, जिसने वास्तव में एक स्ट्रगल किया। मेडिकल स्ट्रगल उसके साथ हुआ, हेल्थ स्ट्रगल उसके साथ हुआ और उसके बाद भी आज वो दिल्ली एम्स के अंदर है, जो कि ड्रीम कॉलेज होता है लोगों का। नाम है सिद्धांत यादव। सिद्धांत यादव जी का इंटरव्यू हम पर्सनली लेते, लेकिन चूंकि कोविड का समय चल रहा है और सिद्धांत दिल्ली एम्स में फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। 2017 में इनका सिलेक्शन होता है। जयपुर के रहने वाले सिद्धांत जी, आज हम इनसे बात करेंगे जूम पे, क्योंकि पर्सनली मुलाकात हो पाना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे का पेपर चल रहा है, पेपर की तैयारी कर रहा है और स्पोर्ट्स में काफी आगे हैं ये। आज हम लोग जानेंगे इनसे कि वास्तव में दिल्ली एम्स की क्या लाइफ स्टाइल है और इसने क्या सोचा था और वहां जाकर के इसको और क्या क्या अच्छा मिला। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा सिद्धांत जी को। सिद्धांत जी, मोस्ट वेलकम ऑन फ्यूचर डॉक्टर्स चैनल। हेलो सर। कैसे हो सिद्धांत? अच्छा सर, एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया सिद्धांत। हाँ देखिए, जी। इस चैनल के माध्यम से मैं केवल और केवल फ्यूचर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस समय या फ्यूचर में जो आएंगे, उनके लिए वास्तव में एक मैसेज देना चाहता हूं। हाँ जी। उनके लिए ये मैसेज है कि वास्तव में किस तरीके से वो तैयारी करें बेटा। और इसमें चूंकि आप भी काफी सोशल रहे हैं, आपको भी लगता है कि आप जहां से हैं वहां के और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो है वो दिल्ली एम्स के अंदर पहुंचे, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम है भाई। अगर हम बात करें 100 सीट्स, 100 सीट्स का मतलब है टॉप 100 में आपको पहुंचना है, देन जाकर के आप दिल्ली एम्स के अंदर पहुंचते हैं और ऐसी जगह पे आप पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। हाँ, तो सिद्धांत जी, मैं चाहूंगा एक छोटा सा अपना परिचय दें। सर, माय नेम इज सिद्धांत यादव। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट हियर इन एम्स दिल्ली। मेरा मेन इंट्रोडक्शन तो सर ने दे ही दिया है। आई लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स और मीटिंग न्यू पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर कंट्री, एंड दैट्स ऑल बेसिकली। बहुत सही। देखिए सिद्धांत जी, जैसे मैं आपको जानता हूँ, मेरी आपकी मुलाकात जो है वो 2016 में होती है हाँ जी सर। और 2017 में आपने अपना एग्जाम क्रैक किया। उस समय एआई, पीएमटी और एम्स दोनों अलग अलग हुआ करते थे हाँ जी सर। और एम्स का पेपर वैसे भी जनरली सबको पता है काफी टफ होता है। अब तो नीट के थ्रू ही एम्स में सिलेक्शन होता है, नहीं पहले आपको जितने भी लोग हैं और इस लाइन से परिचित हैं उनको पता है कि एम्स का पेपर थोड़ा टफ होता था। और उस पेपर में आपने पैसा ये कमाल किया कि आप दिल्ली एम्स पहुंचे, जो कि ड्रीम कॉलेज आपका भी था। शुरू से ही आप बहुत ही हंसमुख मिजाज के रहे हैं, गेम्स वगैरह आप बहुत पसंद करते आ रहे हैं। शुरुआत हाँ। में जब आप आते हैं और टेस्ट वगैरह होता है, वहां पे परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन अचानक अचानक मुझे ये पता चलता है कि सिद्धांत जो है वो क्लास के अंदर नहीं आया। हाँ जी सर। सिद्धांत से बात होती है, आखिर क्यों नहीं आया। तो कुछ ऐसा केस तुम्हारे साथ हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा सिद्धांत, थोड़ा सा जरूर उस बारे में बताएं कि जो आपके साथ थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हुई। अच्छा। यस सर। सर बेसिकली मैं एक दिन आलन से ही वापस आ रहा था कोचिंग से, और वापस आते टाइम अचानक से मेरे को ऐसा लगा कि मेरी एक आंख से मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ा मतलब विजुअल फील्ड लॉस था। फिर मैं घर गया, घर पे बताया, पास में डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि जो आंख में रेटिना की जो लेयर होती है वो डिटैच हो गई है। तो अब रेटिना डिटैच होने की वजह से विजुअल फील्ड थोड़ी चली गई थी। फिर और डॉक्टर्स को दिखाया, ओपिनियन लिया, तो उन्होंने बोला कि मतलब अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी, जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छा। फिर उसके बाद ये हुआ था अराउंड
मिड ऑफ फेब्रुवरी में। मिड फेब्रुवरी में ये होने के बाद फिर एक दो ओपिनियंस जयपुर में लेके देन वी केम टू एम्स दिल्ली, आरपीसी, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑफ्थाल्मोलॉजी हियर इन इंडिया। एंड उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए। फिर अराउंड एंड लास्ट ऑफ फेब्रुवरी और स्टार्टिंग ऑफ मार्च में मेरी सर्जरी हुई थी। और फ्रॉम मिड फेब्रुवरी टिल द एंड ऑफ मार्च, एक्चुअली उसमें ऐसा होता है कि जितना आप ज़्यादा मूव करोगे या जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा आँख का या प्रेशर बढ़ेगा आँख पे, तो उतना ज़्यादा रेटिना और हटता जाता है। तो आई वॉज नॉट अलाउड टू मूव। मैक्सिमम बेड रेस्ट जितना कर सकता हूँ। पूरे दिन लेटे रहना होता था, बैठना और भागना या चलना वो भी मिनिमम एकदम। और तो आफ्टर द सर्जरी ऑल्सो, मार्च में जब मेरी सर्जरी हुई थी उसके बाद मुझे अराउंड 1 महीने तक सर्जरी के बाद, क्योंकि उसमें दे पुट अ गैस इनसाइड द आईबॉल, तो वो गैस को ऊपर रखने के लिए यू आर सपोज टू लाई डाउन ऑन योर फेस। तो 1 महीने के लिए मुझे दिन में एटलीस्ट 8 से 10 घंटे उल्टे लेटे रहना पड़ता था। तो ऐसे मेरा मतलब जो मेन टाइम था, जिस टाइम हमारा मेन कोर्स कवर हो रहा था हमारे बैच में, वो सारा टाइम मेरा इसमें। और उससे पहले एक छोटा एक्सीडेंट हो गया था मेरा उसमें। तो मेरे ऑलमोस्ट 3 महीने इसी चीज में निकल गए थे, जनवरी फरवरी मार्च। और तो फिर मार्च में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं देखना स्टार्ट कर पाया दोनों आंखों से, तो मैंने धीरे धीरे पढ़ाई चालू करी वापस। और बस ऐसे आलन के टेस्ट दिए और थोड़ा थोड़ा जो मिस हुआ पोर्शन वो करने की कोशिश करी। तो सिद्धांत, तुम्हारा एम्स का पेपर कब था उस समय? सर एम्स पेपर था मई में। मई में पेपर? मई एंडिंग वाले लास्ट वीक आई गेस। ओके। अब देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से वास्तव में एक ये मैसेज देना चाह रहा हूं बच्चों को कि फरवरी में सत्येंद्र जी, सिद्धांत जी जो है, डॉक्टर सिद्धांत मैं कहता हूं इनको, और जब इनका एम्स में सिलेक्शन हुआ तुरंत मैंने इनको डॉक्टर बोलना शुरू किया। तो डॉक्टर सिद्धांत, फरवरी में इसको पता चलता है रेटिना डिटैच होता है, काफी अच्छा परफॉर्मर क्लास का हमारे। देन उसके बाद दिल्ली एम्स में ही इनकी सर्जरी होती है और फिर उसके बाद इनको 1 महीने का रेस्ट बोला जाता है, जैसा इसने बोला। और इतना ही नहीं, एक एक दिन में 8 से 10 घंटा इसे उल्टा लेटना पड़ता था। और सोचिए जरा से कितनी बड़ी चैलेंज इसके पास थी, और उसके बाद भी हिम्मत तो नहीं हारा। हम लोग इससे पूछते थे कि सिद्धांत, पढ़ाई कैसे कर रहे हो? तो यही बोलता था कि सर पढ़ाई थोड़ी देर करते हैं, उसके बाद पेन होने लगता है। तो डॉक्टर ने बोला था कि पेन ना होने पाए, और अगर बहुत पेन होता है तो ये पेन किलर खा लेना, बाकी अवॉइड करना इसे। लेकिन सिद्धांत के साथ ये था कि पढ़ाई लगातार कर रहे थे ये, क्योंकि इन्होंने चैलेंज लिया था कि मुझे बहुत आगे जाना है। और उस पेन किलर को खा करके, जिसको डॉक्टर ने अवॉइड करने को बोला था, ये बार बार उसे खा करके और लगातार पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धांत के साथ जो है, सिद्धांत तो थे ही, इनके फादर बहुत ही केयरिंग, इनको लेकर आते थे। जब ये वापस आए एम्स से, देन ये कोचिंग आना शुरू किए। फैकल्टीज ने दिन रात करके इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, जो भी इनकी प्रॉब्लम थी, जो टॉपिक इनका निकल गया था। लेकिन ये फैकल्टी तब कर पा रही थी ना जब सिद्धांत खुद रेडी था पढ़ने के लिए। सिद्धांत, तुमने सोचा नहीं उस समय, जिस समय पेपर का समय आ रहा था और तुम दिल्ली एम्स में एडमिट थे, तुम्हारे साथी यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तो तुम्हें लग नहीं रहा था कि ये मेरा साल बेकार जा रहा? सर ऐसा नहीं है कि साल बेकार जा रहा था, क्योंकि जितना मैं स्टार्टिंग से किया, क्लास में ध्यान दिया, टेस्ट वगैरह दिए, थोड़ा अच्छे से ध्यान कोशिश करी पढ़ने की, वो तो काम आया ही। प्लस अब अगर कुछ हो गया तो मैं मैक्सिमम यही कर सकता हूँ कि रिकवरी पे ध्यान दूं। अगर
और ज्यादा टाइम वेस्ट करता, ये सोचता हुआ कि भाई साल बर्बाद हो रहा है, साल बर्बाद हो रहा है, तो वो जो 1 महीने की रिकवरी थी वो 1.5 महीना हो जाती है, और कम टाइम मिलता पढ़ने को। तो इसलिए फिर द ओनली थिंग आई कुड डू इज कि मतलब जल्दी से जल्दी ये वाला फेज खत्म हो ताकि आई कैन स्टार्ट स्टडिंग अगेन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, कि वास्तव में मैसेज यहाँ पर बच्चों को यही जा रहा है कि उन्हें वेट नहीं करना है कि पेपर हमारा जो है, अभी तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, 8 महीने 10 महीने 12 महीने बाद हमारा कहीं पेपर होगा जा करके। अगर यही चीज सिद्धांत ने सोच ली होती तो शुरुआत से इतनी मेहनत ये न करता, और लास्ट टाइम में ये ट्रेजेडी जो इसके साथ हुई, इस ट्रेजेडी से बाहर ना आ पाता। क्यों? क्योंकि इसका पहले से तैयार था, इसलिए एक अंदर से हिम्मत थी कि यार कोई बात नहीं, दिल्ली एम्स अगर नहीं भी मिलता है तो कोई ना कोई अच्छा कॉलेज तो हम ले लेंगे। क्योंकि कारण ये 12th पास करने के बाद ये कोचिंग आया था, तो एक तरीके से ड्रॉपर रहा है। और अगर इस साल, जैसे इसने कहा, सही कहा, कि अगर मैं बहुत ज्यादा उसमें चला जाता कि अब क्या होगा अब क्या होगा, तो हो सकता है कि रिकवरी रेट बढ़ गई होती, सॉरी टाइम बढ़ गया होता, और जो समय इसे देना था पढ़ाई के लिए वो उसी में निकल जाता। एक उदाहरण है सिद्धांत जी, वास्तव में हम लोगों के लिए, अक्सर हम लोग क्लास में इनके बारे में बात करते रहते हैं। और जैसे मैंने कहा अभी इसके बारे में कि सिद्धांत गेम में बहुत तेज हैं, बहुत ही हरफन मौला टाइप के हैं शुरू से। चेहरे पे देखिए आप जरा से थोड़ी सी गंभीरता इनके है, लेकिन वैसे भी क्लास के अंदर भी इनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती थी। तो उस बैच में अगर हम बात करें तो एक प्रिया और एक सिद्धांत, ये दोनों बच्चे थे, और आज मैं ये बहुत ही प्राउडली कहना चाहूंगा कि ये दोनों बच्चे दिल्ली एम्स के अंदर फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं। प्रिया भी आपके साथ थी। भाई दिल्ली एम्स यस में जहाँ पे 100 सीट्स हैं, वहां पे अगर एक एक बैच से ही 2 बच्चे हमारे एम्स के अंदर पहुंच जाएं तो कितनी बड़ी बात है। तो अब मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे दिल्ली एम्स पहुंचे यार, तो वहां पे तुमको कैसा लग रहा है? अब तो समय बहुत बीत गया, अब तो लास्ट ईयर पे आ गए। क्या एंजॉय किया तुमने? बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है? सर, लाइफ स्टाइल तो एक्चुअली बहुत अच्छी है। ये लोग यहाँ पे, आप लोग एग्जाम दे के आते हो और टॉपर्स होते हो, तो ये लोग ये मान के चलते हैं कि दैट यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्ट आपको। तो ये लोग आपको ट्रीट भी उसी तरीके करते हैं कि उतना फ्रीडम मिलेगा आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरे इंडिया से लोग आते हैं, तो उसका बस ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से मिलते हो, आपको कई कल्चर्स के बारे में पता चलता है जो आपको एक्चुअली अपने, जैसे अगर आप स्टेट कॉलेज में जाओगे तो मे बी आपका जो माइंड होगा वो उसी एरिया में चलता रहेगा। बट यहाँ पे आके आपको अलग अलग स्टेट से मिलते हैं, केरला से, अलग कंट्रीज से भी आते हैं लोग, भूटान से, मालदीव से, नेपाल से, ईरान से भी एक्चुअली आते हैं, ऐसे काफी कंट्रीज से लोग आते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि टॉप इंस्टीट्यूट है और रिसोर्सेज यहाँ वैसे ही, मतलब ये सब तो आपको बताइए कि रिसोर्सेज यहाँ सब कुछ हैं, और फैकल्टीज जो हैं वो एक्चुअली दे टेक सम इंटरेस्ट इन टीचिंग यू। बाकी कॉलेजेस का पता नहीं, हो सकता है वहाँ भी पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली आप मतलब कभी भी उनको बोल सकते हो, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर योर हेल्प, कि कभी भी आपको जरूरत हो तो आप एक बार उनसे बात करके कर सकते हो कुछ भी क्लियर। और फिर हॉस्टल लाइफ तो एक्चुअली है ही, मतलब यहाँ पे अच्छी काफी। यहाँ पे खेलने का आपको पूरे टाइम फ्री है, 24 आवर्स में आप कभी भी खेलने जा सकते हो। there's an Olympic size pool here, हालांकि दैट वो सब आप लोगों ने देख लिया होता ब्रोशर में। और बस मतलब ना मैं ये, जैसे आपने कहा कि रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज यहाँ पे सारे हैं। मैं उन रिसोर्सेज के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों को लगे, क्योंकि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, तो उनको उन रिसोर्सेज में क्या मिलता है? सर, रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज तो हो गए, और ऊपर से गाइडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जो फैकल्टी हैं वो काफ़ी सालों से सीनियर फैकल्टीज हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम होता है एक यूजीज के लिए, कि नए यूजीज जो आते हैं उनको यहाँ की फैकल्टीज के साथ, एक दो स्टूडेंट्स एक फैकल्टी के साथ मतलब अलॉट कर दिया जाता है, और फिर देन यू कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन विद देम कि अबाउट हाउ टू बी अ डॉक्टर, व्हाट इज अ डॉक्टर, क्या ब्रांचेस क्या होती हैं, क्या इंटरेस्टिंग होता है क्या नहीं होता है। और सीनियर्स एक्चुअली यहाँ पे काफी गाइड करते हैं। सीनियर्स, अब क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं दे आर, वो अपने अपने बैच के टॉपर्स हैं, तो
कैसे आगे जाना है, आगे कौन सा स्टेप लेना ठीक रहेगा, क्या कंट्री से बाहर जाना है, या क्या क्या चीजें करोगे जो एक्चुअली आपको इम्प्रूवमेंट देंगी पढ़ाई में, या पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है, कॉलेज लाइफ में कैसे रहना है। यहाँ के सीनियर्स आपके बड़े भाई जैसे से हो जाते हैं। वो बड़ा भाई आपका मतलब लास्ट ईयर तक ध्यान रखते हैं लोग। और रिसोर्सेज एज इन, आप यहाँ फैकल्टीज के साथ आप रिसर्च में पार्ट ले सकते हो, उसके लिए ग्रांट्स मिलते हैं अलग से। फैकल्टीज के साथ आप उनके पेपर्स में दे सकते हो, आप उनके साथ सर्जरी ओटी में आप चाहो तो थर्ड सेमेस्टर का जूनियर जो भी हो, अगर उसको भी इंटरेस्ट है तो ओटी में जाके देख सकता है चीजें कि क्या हो रही हैं, कैसे होता है। दे कैन गो टू ओपीडीज व्हेनेवर दे वांट। ओके बहुत। ओके ओके। हाँ जी सर। मतलब एक तरीके से आगे फ्यूचर को किस तरीके से ले जाना है, वहां पे पूरी जानकारी हमें मिल सकती है। यस। एक चीज, दूसरी चीज ये, जैसे कि बच्चे जो है वो गए शुरू शुरू में तो एंजॉय करने के लिए उनको क्या क्या मिल जाता है वहां पे, जैसे स्ट्रेस। अरे भाई, दिल्ली एम्स जाने वाला बच्चा जो है, जाहिर सी बात है उसके अंदर कैलिबर तभी वहां तक पहुंचा। हाँ भाई जी। वहां पे सिलेक्शन के बाद तो मैं ये मानता हूँ कि वो सेलिब्रिटी हो जाता है। आज जिन बच्चों के पास आपका मैसेज जाएगा उनके लिए आप एक सेलिब्रिटी हैं। कभी आप लोग भी सोचते थे कि दिल्ली एम्स में देखो ये बच्चा कर रहा है, हम वहां जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इस तरीके की बातें होती थी। फिर ये होता था क्लास के अंदर ही बातें होती थी कि हाँ अरे जैसे तुम बैठे हो यहाँ पे इसी तरीके से वो भी बैठते थे, और आज वो दिल्ली एम्स के अंदर हैं। तो एक जुनून था आपके अंदर वहां तक पहुंचा जाए। जैसे हम जानना चाहेंगे वहां पे हॉस्टल्स में क्या सुविधाएं हैं, खाने की व्यवस्थाएं क्या हैं, वहां पे चाय कॉफी की क्या व्यवस्था है। सर चाय कॉफी तो सर 24 आवर है। खाने के लिए मेस यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, 3 4 मेस जो हैं वो आप डेली ऑर्डर बेसिस पे होती हैं। कुछ मेसेज जो हैं वो आप मंथली मतलब एज ए मेंबर बन के ले सकते हो। प्लस जो दिल्ली का एम्स जो है वो साउथ दिल्ली पार्ट में है, एंड साउथ दिल्ली इज वन ऑफ द पॉशेस्ट एरियाज ऑफ दिल्ली। तो उसके आसपास आपको खाने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, आसपास घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं। और फिर और सर टाइम पास करने के लिए, ऐसे एंजॉय करने के लिए काफी चीजें हैं सर यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे आके आप अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है सब, तो आप नई चीजें ट्राई करते हो उनके साथ। मतलब मैं और ये कह सकता हूँ कि एम्स के अंदर पूरी इंडिया है, हाँ सर, बेसिकली हर और स्टेट इंडिया से के एक ना बाहर एक के तो लोग होता भी ही हैं। है। हाँ सर। सबसे कह रहे इंडिया के बाहर के लोग भी हैं। हाँ जी। इंडिया के लोग तो है ही हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, और उनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर तो है ही है डिफरेंट, ब्रेन भी नंबर वन का है। तो उनके हाँ। साथ जो जो मजा आता होगा वास्तव में, वो मतलब कल्पना से बाहर है। कल्पना से बाहर है वहां पे। बाहर की लाइफ स्टाइल अलग है, एम्स की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है कि नहीं है। तो यस। यहाँ पे जैसे आपके साथी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आज एम्स से नहीं दूसरी जगहों से एमबीबीएस कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत होती होगी आपको। भाई जाहिर सी हाँ बात है, सर। समय समय पे, क्योंकि मुझे भी याद है कि आपके साथी जो है वो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में हैं। एम्स के अंदर तुमने अच्छे अच्छे दोस्त बनाए होंगे, हाँ एम्स के जी। अंदर भी आपके दोस्त होंगे अच्छे। तो हम्म। हमें लग रहा है कि एम्स के अंदर पहुंचने के बाद जो है वो बच्चे को फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। डेफिनेटली थोड़ा हेल्प हो जाता है क्योंकि आप यहाँ हो, और काफी सारे फैक्टर्स आपको हेल्प कर देते हैं, बट चिंता तो सर करनी है, मतलब हेल्प मिल जाती है काफी, बाकी जगह से आपको हो सकता है काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए, बट सर करना तो है ही अल्टीमेट अब। अल्टीमेट जो है वो अल्टीमेटली। हेल्प हाँ। दिल्ली एम्स के अंदर है। यार ये हाँ। बताओ कि जैसे तुम्हारा रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकलने के बाद तुमको पता चला कि मेरा दिल्ली एम्स में होने जा रहा है, इतने स्ट्रगल के बाद एक्साइटमेंट क्या थी, क्या मजा आया, कैसे तुमने एंजॉय किया उसे। एक्साइटमेंट तो सर थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था हो जाएगा। मैं बस एग्जाम इसलिए दिया था कि मतलब जितना कर सकता हूँ अपनी तरफ से उतना कर देता हूँ, जो होगा वो देख लेंगे। और रिजल्ट आया था तो हमारा रिजल्ट एक्चुअली काफी लेट आया था, सुबह 4 या 5 बजे शायद आया था। यस यस यस। हाँ, तो बस मैं सुबह उठा, सो रहा था, घर वालों ने उठाया कि बेटा रिजल्ट आया, तो देखा और
कि भाई मतलब चांस है, हो सकता है। तो एक्साइटमेंट तो बहुत था सर, बट उस टाइम तो ये था कि भाई घर वालों के साथ एंजॉय कर लो। कोचिंग में टीचर्स को आप लोगों के पास आया था थैंक यू बोल रहे हैं, बिकॉज यू आप लोगों ने हेल्प बहुत करी थी उस सब के बाद। सब ने करी थी, आपने, सारे टीचर्स ने। और आप लोगों की हेल्प की वजह से आया मैं इधर। फिर बस सर इधर आया, नए लोगों से मिला, सीनियर से मिला। और कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों के पुराने स्टूडेंट्स थे, तो उनके साथ एक अलग थोड़ा बॉन्ड बन जाता है टीचर्स हाँ। कॉमन होने की वजह से। और बस सर यहाँ आए, घर वालों ने तो एक पॉइंट के बाद हो ही जाता है कि अब जब यहाँ हो गया है तो तेरे को जो करना है कर ले, मजे कर ले। ना 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 ना, सही बात है। देखो ऐसा है ना, जो स्ट्रगल का पीरियड था उसमें ये कल्पना भी तो नहीं थी कि दिल्ली एम्स पहुंचेंगे। जैसे तूने भी हम्म। कहा कि पेपर देना था, ये था कि जो होगा देखा जाएगा। फैमिली का भी दबाव नहीं था तुम्हारे ऊपर इतना, क्योंकि उनको पता था कि हाँ बच्चा इस समय टेंशन में है। लेकिन उस हम्म। टेंशन से बाहर निकल करके तुमने जिस तरीके से काम किया वो वास्तव में एक एग्जाम्पल है। और उन बच्चों के लिए है जो ये समझते हैं कि यार मेरा 1 महीना जा रहा है, मैं क्या कर पाऊंगा, घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, अपने साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, उन सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है तुमने। अच्छा ये बताओ, जैसे बच्चे जानते हैं कि वहां पे रैगिंग वगैरह भी होती है क्या? रैगिंग तो नहीं बोलूंगा मैं यहाँ, बस मतलब आते हैं तो, अब आप नए आए हो तो एज अ जूनियर आपकी इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन लोगों से आप हेल्प मांगने जा रहे हो आगे, जिन लोगों से आप आगे हेल्प मांगोगे, उनके बारे में कुछ जानो, उनसे बात करो, ढूंढो ऐसे लोग जिनकी आपसे वेवलेंथ मैच करती है, जिनसे आप एक्चुअली एडवाइस ले सकते हो, जो आपको खुशी खुशी एडवाइस देते भी हैं। और सर एक्चुअली अब यहाँ आ गए आप एक बार तो, आपके पेरेंट्स के या किसी की, मतलब किसी के अंडर नहीं हो, आप अकेले रह रहे हो, तो अब कभी आप बीमार हो गए, कभी कोई बीमार हो गया। और फर्स्ट ईयर में आते हैं तो सर अब नई जगह है, काफी लोग बीमार भी हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। और क्योंकि नई जगह है तो आपको हमेशा एक हिचकिचाहट रहती है कि भाई कहाँ जाऊं, कैसे काम करूं। तो उस टाइम पे आपके सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं। आपका जब फर्स्ट एग्जाम होता है आपको बहुत स्ट्रेस होता है कि भाई कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसमें सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे तो कोर्स इतना बड़ा है कि मतलब बहुत ज्यादा लोड आता है। और ना अगर ना ना, वो सही लोड, बात है। मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि वो रैगिंग नहीं, एक तरीके का इंट्रो होता है। हाँ लोगों इंट्रोडक्शन। को ये पता चलता है, आज अगर सिद्धांत किसी बच्चे का इंट्रो ले रहे हैं जो जूनियर आए, तो अगर ये पता चलता है यार ये तो अपने घर के पास का है, ये तो जयपुर का है, तो एक अलग सिंपैथी आ जाती है। वैसे वहां पे ऐसा नहीं सिंपैथी। है ज्यादा, क्योंकि वहां तो हर एक बच्चे को अपना छोटा भाई मान करके ही लोग देखते हैं। सर लेकिन एक बराबर, होता हाँ। तो वही है यार कि जैसे अगर आज मैं कहूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आप जैसे लोग वहां पे दिल्ली एम्स में रह करके उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अभी यस। वो लोग सर हाँ मतलब जी। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, जी। जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं इतना ही बोलूंगा कि मतलब मोटिवेशन के पीछे हमेशा मत रहो, क्योंकि वो 1 या 2 दिन या 3 दिन आपको हेल्प करेगा। डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। मोटिवेशन से आप तब, मतलब मोटिवेशन तब हेल्प करेगा जब आप, यू आर फीलिंग डाउन, या आप किसी रीजन से पढ़ नहीं पा रहे हो या कुछ ऐसा है। बाकी आपको हेल्प इन दी एंड डिसिप्लिन ही करेगा। स्टार्टिंग से एंडिंग तक रेगुलर पढ़ो, हर दिन पढ़ो, चाहे नेक्स्ट डे आप चाहे 1% 2% बेटर करो, बट हर दिन अगले दिन से बेटर होना चाहिए। और हम्म। बस उसको लगातार करते रहो। कभी कभी ठीक है, हो जाती है चीजें लाइफ में जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाते, तो अब वो चीज हो गई, उसमें आपके भी कंट्रोल में नहीं है, तो उसको, उसके पीछे परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। जितना तुम उसके लिए कर सकते हो करो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ो और अपना पढ़ाई करते रहो, बस। पढ़ाई करते रहें। और दिल्ली एम्स में चूंकि फाइनल ईयर सिद्धांत का है, तो इस बार जो बच्चे नीट का पेपर देने जा रहे हैं उनके तो भाई साहब वार्म वेलकम आप करेंगे ही। और फ्यूचर में जो बच्चे यहाँ से जाएंगे उनके लिए भी आप एक तरीके से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कारण ये है कि आपके जूनियर्स ही हैं जो कल सीनियर बनेंगे।
हाँ जी सर। जैसे बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने जयपुर से जो लोग आए उनका पर्सनली आपने वहाँ पे केयर किया। आपके बाद के बैचेस में जो भी बच्चे आए, हाँ जी तो ये एक मैसेज है सिद्धांत की तरफ से लोगों को कि आप लोग आएँ, तैयारी अच्छी करें, आपका वार्म वेलकम वहाँ पर होगा। और सिद्धांत जी गेम में भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। अभी रात में हमारी बातचीत एक दिन हुई तो पता चला ये वॉलीबॉल खेल करके और बास्केटबॉल की तरफ जा रहे थे टूर्नामेंट में। तो सिद्धांत पूरी तरीके से वहाँ की लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रहा है। अच्छा, हाँ जी एक सर। चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे लोग कहते नहीं है कि अरे मेडिकल में बहुत पैसा लगता है, मेडिकल में मैं बात करता हूँ लोगों से कि बच्चे को मेडिकल में भेजो, तो वो सिंपल सोचते हैं नहीं, नहीं मेडिकल में सर पैसा बहुत लगता है। ए सिद्धांत सही से बताना कि हाँ सर। पूरे साल का कितना खर्चा आता होगा तुम्हारा केवल कॉलेज में जो फी जमा हुई होगी? सर कॉलेज की फीस तो मतलब सारी एक साथ ले लेते हैं ये लोग यहाँ पे तो, और आई थिंक अराउंड 5,000 6,000 के अराउंड फीस है टोटल 5.5 साल की। 5.5 साल की फीस जो है, अब हाँ आप सोचिए ज़रा से यार, 1 साल का 1,000 रुपया नहीं आया और मंथली अगर देख लें तो मंथली अगर देखें तो 100 रुपया नहीं हुआ। आप विचार करिए। और लोगों को लगता है कि यार नहीं मेडिकल बहुत महँगा है। देखो मेडिकल महँगा नहीं है, बात ये है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए तैयारी करने का। आप अच्छे कॉलेज में पहुँच गए ना, तो आप ये समझ के चलिए कि गवर्नमेंट आपका खर्चा उठा रही है। और उस फीस में आई थिंक हॉस्टल भी इंक्लूडेड है। हाँ सर, सब कुछ इंक्लूडेड है, हॉस्टल, सिक्योरिटी फीस, ट्यूशन फीस, बस इतने। हाँ, तो अब आप सोचिए ज़रा से, कहाँ महँगा है? हमें लग रहा है कि 1 साल में एक बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट या हम ये कहें एम्स अच्छा खासा पैसा खर्चा कर देता होगा। हाँ सर, इसीलिए स्टूडेंट भी कम लेते हैं ना। स्टूडेंट्स कम लेते हैं ताकि उनको सुविधाएँ वो हाँ। अच्छी दे सकें। हाँ जी और सर। फ्यूचर में चक्कर यही है कि फ्यूचर में हमें डॉक्टर्स भी तो अच्छे-अच्छे तैयार करने हैं। और हाँ। अच्छे डॉक्टर्स हो, सिद्धांत जी आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। कारण ये है कि आप केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं, आपका जो स्ट्रगल रहा है ना, वो भी एक एग्ज़ाम्पल है लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं थैंक यू ज़रूर सर। चाहूँगा कि इसी तरीके से बीच-बीच में, अभी तो हम लोग चूँकि कोरोना का समय चल रहा है, मैं निकल नहीं पा रहा, दूसरी चीज़ आपके एग्ज़ाम्स भी हैं। फिर हम लोग मिलेंगे, वर्चुअली मुलाकात होगी या पर्सनली भी मुलाकात होगी। देन इन बच्चों के लिए जो आपने मैसेज दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। सारे बच्चों की तरफ से। थैंक यू सर। आपको थैंक यू।